वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के लेक्चर में जो आप क्लास 12 के लेक्चर जो देख रहे हैं, वीडियोस जो देख रहे हैं, तो उसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है। ठीक है, कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर है भैया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1, जिसके आपने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या है? विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि आप क्या करिए, नोट्स साथ में बनाते रहिए, जिससे आपको क्लास में या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे आपका नोट्स अच्छा बन सके और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके फॉर एग्ज़ाम 2023 के लिए। ठीक है, और 2022 वाले जो हैं वो क्या करें, वो रिवीजन करते रहें, उनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं उनके पास। ठीक है, तो वो नोट्स ना बनाएं, प्रैक्टिस करें केवल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है बच्चा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वो विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है बताइए। किसी को मालूम है तो वो आंसर को टैग करे जरा कमेंट में। चलिए देखिए, फिलहाल इंटर वाले बच्चों को मालूम होगा, जो 12th में है, 11th वाले बच्चों को शायद ना मालूम है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक आपके पास सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपके पास सरफेस एरिया है और इस एरिया से मान लो कि ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं? विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब जितने भी विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजर जाए, ठीक है, किसी पृष्ठ से होकर गुजर जाए, और पृष्ठ कहाँ हो? पृष्ठ कहाँ हो? विद्युत क्षेत्र के भीतर हो। ठीक है, पृष्ठ कहाँ हो? विद्युत क्षेत्र के भीतर हो। ठीक है, इन हो, यानी कि जो इन होना चाहिए भीतर हो। तो ये जो पृष्ठ है अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर है तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ठीक है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को, ठीक है, की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझिएगा कि कोई भी पृष्ठ अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर है तो ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से, ये क्या है, ये बच्चा है आपके पास पृष्ठ, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या की माप को, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, मैं लिखे दे रहा हूं ये कौन सा क्षेत्र होगा, किसमें होगा ये पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। किसमें होगा? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। तो किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से क्या हो रहे हैं कि बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है, ये बल रेखाओं की संख्या है। तो बल रेखाओं की जो संख्या की माप होगी उसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। सीधा सीधा समझिए, बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के माप को, ठीक है, कुल बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये कैसे क्वांटिटी है? ये कैसे क्वांटिटी है बच्चा? ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी है आपकी स्केलर। ठीक है, कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बताइए इसको सिंबल इसका जो है वो क्या है? इसका जो सिंबल है बच्चा वो है फाई ई। क्या है? फाई ई। सिंबल कैसा है? फाई ई। जो क्वांटिटी है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं इसके लिए जो डेरिवेशन, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अगर कोई पृष्ठ होगा, पृष्ठ का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्षेत्रफल मान लेते हैं, उसका जो सूक्ष्म अवयव होगा वो होगा डी ए वेक्टर। क्या होगा? डी ए वेक्टर। अब वो जो पृष्ठ होगा वो कहाँ होता है?
वो होता है भैया किसी ना किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी ना किसी विद्युत क्षेत्र में। तो जो हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो हम काउंट करते हैं कि जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ई वेक्टर जो डॉट डी ए वेक्टर होता है, तो ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब है स्केलर। क्या मतलब है? स्केलर, ठीक है। अगर यहीं पे क्रॉस होता तो इसका मतलब होता है वेक्टर। क्या होता? वेक्टर। तो डॉट और क्रॉस में अंतर जान लीजिएगा। क्रॉस का मतलब वेक्टर, डॉट का मतलब स्केलर, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का जो स्केलर जो प्रोडक्ट होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो बच्चा क्या होगा? वो होगा विद्युत फ्लक्स, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को फाई से बनाते हैं। तो ये बच्चा क्या है? ये है विद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा, अगर आपके पास विद्युत फ्लक्स फाई ई है, ठीक है, फाई ई है, और फार्मूला क्या है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, डॉट डी ए वेक्टर। तो बताइए कि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सॉरी, जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जब स्केलर प्रोडक्ट हटाते हैं तो हो जाएगा ई डी ए, और क्या हो जाएगा? हो जाएगा बच्चा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब क्योंकि ये सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल है, तो ये सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स भी होगा, ठीक है, सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो ये भी कैसा होगा? ये भी सूक्ष्म होगा। ये भी भैया कैसा होगा? ये भी सूक्ष्म होगा। अगर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होता है तो हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बच्चा जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर जो आपके पास फार्मूला आएगा वो कितना आएगा? इंटीग्रेट करने पर जो फार्मूला आएगा, देखिए, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर हो जाएगा फाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा फाई ई के। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ई कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, ठीक है, ई कॉस थीटा तो बाहर बचा भैया, कि आपके पास बचा इंटीग्रेशन डी ए। तो डी ए क्या हो जाएगा भैया? ए, ठीक है। ओ आर करके हम इसे लिख सकते हैं, जो फाई ई की वैल्यू आएगी वो आएगी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो ये विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला है। किसके लिए फार्मूला है? ये बच्चा फार्मूला है विद्युत फ्लक्स के लिए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसके केसेस की बात करें, ठीक है, केसेस की बात करें तो केसेस नंबर फर्स्ट में, ठीक है, केसेस नंबर फर्स्ट में जरा देखिएगा। अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, तो फाई कितना आएगा? तो फाई बच्चा आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई बराबर किसकी हो जाए? ई ए के। तो फाई ई वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ई ए के बराबर हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में अगर हम ये मान लें कि जो थीटा है बच्चा वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तब बताइए जरा फाई कितना आएगा? तो फाई भैया कितना आएगा? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो फाई ई कितना आ जाएगा भैया? फाई ई आ जाएगा वो भी 0, ठीक है, फाई कैसा आएगा? 0 आएगा। तो ये वैल्यू कैसी होगी? ये होगी मिनिमम वैल्यू। क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। किसकी होगी? विद्युत फ्लक्स की होगी। किसकी होगी? विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन देख ली, विद्युत फ्लक्स की स्थितियां देख ली, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाओं के बारे में, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाओं के बारे में। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है आपके पास? तो फार्मूला होता है बच्चा, देखिए फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कोण है, कोई उसका मात्रक नहीं लगाएंगे, है ना, तो फाई ए बराबर क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि जो फाई का मात्रक आएगा, ठीक है, फाई ई का जो मात्रक आएगा तो किसका हो जाएगा? फाई का मात्रक बराबर किसके? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक, ठीक है, गुणित किसका? ए का मात्रक, थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है, बन नहीं रही है सही से। तो देखो ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम इनटू एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास मात्रक आएगा बच्चा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर हम विमा की बात करें, ठीक है, अगर विमा की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम विमा की बात करें तो विमा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई का मात्रक यानी न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू अपान कूलाम। कूलाम के लिए हो जाएगा बच्चा 80, ठीक है, कूलाम के लिए कितना हो जाएगा 80 इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा L2 या L स्क्वायर बोल सकते हैं। कैलकुलेट करो बच्चा जरा, कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ध्यान से, m अकेला है तो m एक लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, L2 यहाँ पे है, L1 यहाँ पे हो जाएगा L3, कितना हो जाएगा L3। अब देखिए जरा ध्यान से, t ऊपर आएगा तो माइनस का एक ये, माइनस के दो ये, तो हो गए t-3, कितना होगा t-3। ए बच्चा जब ऊपर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा a⁻⁻1, कोष्ठक में बंद करिए जरा। तो ये क्या हो गई विमा, ये विमा है विद्युत फ्लक्स की, किसकी विमा है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की विमा कितनी आएगी, ml3 t-3 a-1, ठीक है, ml3 t-3 a-1 किसकी विमा है ये है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, या हम बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और जो विमा होगी या विमाएं होगी ml3 t-3 a-1, ठीक है, क्लियर है ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो में जो लेक्चर दिए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें, क्योंकि जब आप यस लिखेंगे तभी तो हमें अप्रिसिएशन मिलेगा ना। तो अप्रिसिएशन के लिए आप क्या करिएगा, थोड़ा कमेंट में यस लिखिए ना, है ना, करते रहिए कमेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, है ना, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आपके पास है गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो अगला टॉपिक है वो क्या है, गॉस की प्रमेय, कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है। गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, यानी कि जो गॉसेस थ्योरम है, जो गॉसेस थ्योरम है वो क्या है, गॉसेस थ्योरम क्या है, देखिएगा समझिए ध्यान से। गॉसेस थ्योरम के लिए एक फॉर्मूला होता है फाई ई, यानी विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कुल आवेश यानी Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फार्मूला गॉसेस थ्योरम के लिए, ठीक है, गॉसेस थ्योरम के लिए यानी गॉस की प्रमेय के लिए। तो देखिए अगर इसकी डेफिनेशन बतानी होगी तो क्या बताएंगे। अब फाई ई भैया है तो ये क्या है, फाई ई जो है ये है कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है ये कुल विद्युत फ्लक्स किसका होगा, किसी ना किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला होगा, है ना। तो कुल विद्युत फ्लक्स, अगर हम इसके एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों क्या है कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश जो क्यों है बच्चा वो क्या है कुल आवेश, क्यों कैसा है वो है कुल आवेश। देखिए थ्योरी बनाइए, अब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, ठीक है, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, अब बट्टे में 1/ε0 है तो क्या है 1/ε0 बट्टे में है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है ना, गॉस की प्रमेय क्लियर है, समझ में आई यस करिए, समझ में आई है तो यस करिए, ठीक है, कमेंट में टैग करिए यस, ठीक है। बात करते हैं अब गॉस की प्रमेय के लिए, तो आगे और इसका प्रूफ की बात करेंगे। तो प्रूफ देखिए इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको ये मैंने आपको समझाया है तो इसको क्या करेंगे मिटा लेंगे, है ना, मिटाते हैं इसको। मिटाने के बाद में देखिए जो प्रूफ होगा इसका क्या होगा, ठीक है, जो प्रूफ होगा क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना है पहले तो वो देख लो। प्रूफ भैया आपके पास अभी बताया था कि जो फाई ई होता है फॉर्मूला वो होता है बच्चा फाई ई बराबर Q अपान
एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना। देखो अब डायग्राम बना लेते हैं। इसके लिए कोई डायग्राम निश्चित नहीं है, जैसा चाहिए आप वैसा बना लेना, बशर्ते इसके जो भीतर का वर्क करेंगे उसको समझना ध्यान से। मान लेंगे ये कोई बिंदु आवेश क्या होगा, बिंदु आवेश क्यों है, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। बिंदु ओ से क्या करेंगे हम, स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी मान लेंगे, है ना, एक अन्य बिंदु पी मान लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये कैसा पृष्ठ है, ये होता है गॉसियन पृष्ठ। जो कल्पना करते हैं वो पृष्ठ होता है गॉसियन पृष्ठ। क्लियर है ना। अब देखिए, अगर हम क्या करेंगे, अगर ये कोई आवेश होगा तो यहाँ से पॉइंट पी पर हम क्या करते हैं कि पॉइंट पी पर एक सूक्ष्म अवयव डी ए वेक्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सूक्ष्म अवयव डी ए वेक्टर मान लेते हैं, जिसकी दिशा क्या होती है, जिसकी जो दिशा होगी, जिसकी दिशा होगी वो ई वेक्टर के जैसे होगी, यानी समान दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो जो इसके लिए जो आपकी जो दिशा होगी वो समान दिशा में होगी। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखो फाई जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो किसके बराबर होगा, फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो फार्मूला हो गया फाई ई बराबर, क्योंकि सूक्ष्म अवयव है इसलिए सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स भी होगा, तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है ना। आगे जरा कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा बच्चा आपके पास ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। अब सपोज करिए, क्योंकि आपके पास, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, दोनों की दिशा सेम है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और सूक्ष्म अवयव की दिशा दोनों की कैसी हैं, एक ही दिशा में है। तो जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, जीरो एंगल का बनेगा। तो बताइए बच्चा, जो आपके पास डी फाई ई होगा, डी फाई ई होगा, वो किसके बराबर होगा, तो डी फाई ई बराबर देखिए ई डी ए कॉस जीरो, यानी हो जाएगा ई डी ए के, ठीक है, किसके बराबर, ई डी ए के हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये तो सूक्ष्म अवयव की बात हो गई, ठीक है, ये तो सूक्ष्म अवयव की बात हो गई। तो बताओ इस पे और भी तो ढेर सारे और कई अलग अलग होंगे ना सूक्ष्म अवयव, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, है ना। अब इन टुकड़ों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करने पर या समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर या हम बोल सकते हैं समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर या समाकलन करने पर। तो देखो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई तो हो जाएगा बच्चा फाई ई, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर की पूरे का करें तो होल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, होल इंटीग्रेशन। तो होल इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाने के बाद बीच में जीरो टाइप का बना दो, तो होल इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। तो ई बाहर आएगा, ई बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए, होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। इक्वेशन क्या मान लें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये अगर कोई बिंदु आवेश के कारण इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, किसी बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने आपको फार्मूला एक कराया था। फार्मूला होता है बच्चा वो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान दूरी का वर्ग, ठीक है। ये तो हो गई E की वैल्यू। एंड अब हमें निकालना होल इंटीग्रेशन डी ए। तो देखना ध्यान से, होल इंटीग्रेशन डी ए मान लेते गोला टाइप का है, ठीक है, गोल आकार का है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, वो हो जाता है बच्चा 4 r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 r स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से ज़रा बताओ, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई भैया बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर ई का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, अब होल इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू लिख रहा है, तो होल इंटीग्रेशन डी ए की वेक्टर डी ए की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है बच्चा 4 r स्क्वायर, ठीक है, 4 r स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसर,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा है, क्या बचा आपके पास, तो हम लिख सकते हैं जो फाई ई आएगा तो फाई ई की वैल्यू आएगी बच्चा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। फाई की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। बताओ बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखते जाएं प्लीज़। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अब हम बात करेंगे कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग की, ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। अब हम गॉस का नियम आया आपके पास कि फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम अगले फॉर्मूले यानी कुछ नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस। तो देखिए पहले एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के रिज रेखित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अनंत लंबाई के रिज रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आता है तो अपना कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको आता है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में करे कि हमें आता है सर, मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब अनंत लंबाई का है तो पहले हम अनंत लंबाई का एक तार खींच लेते हैं, ठीक है। एक तार खींच लिया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं तार को। अच्छा फिगर नहीं बनना है, जहाँ से आप बनाइएगा, मुझसे बन नहीं पाएगा इस पर, ठीक है। ये तार हो गया। अब मानते हैं कि इस तार से क्या है कि पी पॉइंट पर एक पी पॉइंट होगा, कुछ दूरी पर, मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर पी पॉइंट है। तो इस पॉइंट से होकर जाने वाला एल लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से होकर जाने वाला एल लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे। तो खींच लेते हैं हम पृष्ठ, ठीक है। तो जिसकी लंबाई कितनी मानी है हमने, एल, जिसकी लंबाई कितनी मानी है हमने, एल मानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और ये जो तार है ये कैसा है, आवेशित है, ठीक है। तो प्लस बना देंगे, तार के बीच में प्लस प्लस का पॉइंट। अब देखिए इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा। लैम्डा क्या है भैया, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि पी पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काउंट करनी है, पी पॉइंट पे अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पी पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक सूक्ष्म अवयव मान लेंगे, ठीक है, एक सूक्ष्म अवयव डी ए वेक्टर मान लेंगे। दोनों की दिशा फिर कैसी होगी, एक जैसी, ठीक है, दोनों की दिशा क्या होगी, एक जैसी होगी। तो बताओ बच्चा कि जो डी फाई ई होगा, जो डी फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। जब दिशा एक ही है तो भैया फिर से क्या करेंगे, जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तब भैया जो डी फाई ई होगा वो कितना हो जाएगा, तो डी फाई ई होगा वो हो जाएगा ई डी ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, डी फाई की वैल्यू निकाली, ई डी। अब कुल, अब ये तो सूक्ष्म अवयव के कारण था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट पे क्या था, एक सूक्ष्म अवयव था, तो सूक्ष्म अवयव के कारण इतना आ गया। अब ये जो पॉइंट है यानी कि जो बेलनाकार पृष्ठ हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, मैंने लिखा नहीं है गॉसियन पृष्ठ, तो आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो लिख लीजिए। तो ये जो पृष्ठ की जो कल्पना की है ये कैसा है, ये है भैया आपके पास गॉसियन। कैसा है ये, गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। कैसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, छोटे छोटे और अवयवों से मिलकर बना होगा, तत्वों यानी एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो अगर हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका फिर से समाकलन करेंगे, ठीक है। जब हम समाकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, कुल निकालना इसलिए होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डी ए, है ना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, डी फाई ई का हो जाएगा बच्चा फाई ई बराबर ई भैया बाहर इंटू होल इंटीग्रेशन डी ए, बचेगा क्या,
होल इंटीग्रेशन डी ए लिख लेते हैं एक बार, होल इंटीग्रेशन डी ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई इंटू होल इंटीग्रेशन डी ए, यानी कुल क्षेत्रफल किसका, बेलन का, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्लियर है ना। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो विद्युत देखो गॉस के जो नियम था, तो गॉस के नियम से, गॉसेस थ्योरम लिख सकते हैं, गॉसेस थ्योरम, कहाँ से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम से फॉर्मूला क्या था आपके पास, वो था फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे आवेश, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। तो देखना ध्यान से, रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर हो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, ठीक है। तो क्यू बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, जो क्यू होगा आवेश होगा वो लैम्डा एल के बराबर होगा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एल के बराबर। तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से कैलकुलेट करो जरा, एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इसे और भी लिख सकते हैं, जो ई की वैल्यू आएगी तो ई बराबर हो जाएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में आएगा, तो हम लिख सकते हैं ऊपर देखो यहाँ से एल, यहाँ से एल जाएगा पहले कट, इसको काट लो, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा नीचे, तो ऊपर है भैया लैम्डा, तो लैम्डा अपान हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर हम 2 से ऊपर गुणा करें, 2 से नीचे गुणा करें, तो आपके पास हो जाएगा ई बराबर, ठीक है, ई बराबर 1 अपान, जब 2 से नीचे गुणा करेंगे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 2 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा, अपान में क्या है, स्मॉल आर है, अपान में क्या है, स्मॉल आर है। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो अनंत लंबाई के रिजरेखित तार के कारण, अनंत लंबाई के रिजरेखित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता के लिए जो फार्मूला आने वाला है वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल आर, ठीक है, कितना 2 लैम्डा अपान स्मॉल आर। क्लियर है। अगर सभी बच्चों को समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखें, है ना। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है प्लीज़ कमेंट में यस लिखें, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हम सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा गया आपसे, अनंत विस्तार की समरूप, ठीक है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण, ठीक है, आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अब एक मान लेते हैं कि कोई कुचालक चादर होगी, तो चादर हम मान लेते हैं, पहले चादर टाइप की बना लेते हैं, एक बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इजी है। तो देखो यहाँ से हम एक सिरा एक इसका ये मानेंगे, ठीक है, एक इधर मान लेते हैं, एक इधर सिरा होगा, एक इधर सिरा होगा, ये मान लेते हैं P1 सिरा है, ये कैसा है P2 है, आवेशित है लेकिन कुचालक चादर है, तो आवेशित यानी प्लस का निशान बना दो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ध्यान से बताइएगा। अगर ये सूक्ष्म अवयव डीए वेक्टर हो, ठीक है, ये सूक्ष्म अवयव अगर डीए वेक्टर हो और इधर की ओर ई वेक्टर का अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और इधर भी समान हो, ठीक है, ई वेक्टर की इधर भी हो और सूक्ष्म अवयव हो डीए वेक्टर, ठीक है। तो बताओ इधर का जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो भैया होगा ई ए, इधर का भी जो कुल होगा वो कितना होगा, वो भी भैया होगा ई ए।
तो अब जो ये चादर है, चादर कैसी है, वो आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। तो आवेशित तो होगी तो चादर क्या है, चादर का पृष्ठ है, तो पृष्ठ के कारण जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा को बोलेंगे बच्चा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये भैया सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्यों बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसको हम कट कर दे रहे हैं। तो क्यों बराबर फार्मूला हो जाएगा भैया सिग्मा ए। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो देखो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब ये चादर के कारण जो कुल फ्लक्स होगा, P1 के कारण ई ए, P2 के कारण ई ए, तो कुल फ्लक्स देखो P1 व P2, या हम बोल सकते हैं चादर का कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम टोटल फ्लक्स काउंट कर ले रहे हैं पहले, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स बच्चा हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए इधर का प्लस ई ए उधर का, टोटल हो गया 2 ए। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है आपसे, गॉस की प्रमेय भैया ये कहते हैं कि जो फाई ई होता है वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के, है ना। इक्वेशन क्या हो गई 2। तो जरा कैलकुलेट करके देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लो, या 1 व 2 से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो बताओ भैया क्या हो जाएगा, देखो एक पक्ष बराबर, फाई इधर फाई इधर, तो ये भाई साहब लोग तो हो गए बराबर। तो बच्चे ये लोग, तो ये लोग क्या करेंगे आपस में फिर बराबर हो जाएंगे, जब ये बराबर हो सकते हैं ये भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा 2E बराबर किसके, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू किसके बराबर है, क्यू बराबर है सिग्मा ए के, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान किसके, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 2A कहाँ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2A से, ये पहले कट कर देते हैं, ए से ये कैंसर, बचेगा आपके पास 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओ आर करके हम जो लिख सकते हैं, जो E की वैल्यू आएगी बच्चा, E बराबर आएगा सिग्मा अपान 2, इसके गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम बात करने वाले पॉइंट थर्ड की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट थर्ड की, और हम क्या काउंट करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी निकलवा रखी है आपको। ठीक है, उसमें आपको आया था फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला सेम आने वाला है। ठीक है, फार्मूला सेम आएगा, लेकिन यूज किसका करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं गॉसेस एप्लीकेशंस, है ना, उसका यूज पढ़ रहे हैं, तो उसका यूज करने के बाद हम इसमें फार्मूला निकालेंगे उस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कोई एक बिंदु आवेश है। ठीक है, मान लेंगे कोई एक बिंदु आवेश है, ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, एक पॉइंट मान लेते हैं P स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस पॉइंट P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे हम, गोल टाइप का होगा, आप सही से चित्र बना लीजिएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो ये कैसा पृष्ठ है, ये बच्चा है आपके पास गॉसियन पृष्ठ, जिसकी हम कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर एक हम सूक्ष्म अवयव dA वेक्टर लेंगे। ठीक है, एक सूक्ष्म अवयव dA वेक्टर लेंगे, जिसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ही ओर होगी, है ना। तो बताओ इस सूक्ष्म अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इस सूक्ष्म अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो देखो सूक्ष्म अवयव तो सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं इसे EDA कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, EDA कॉस थीटा। इफ हम मान लें कि जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है, तो बताओ बच्चा तब कितना हो जाएगा, तब आपके पास जो डी फाई ई होगा। ठीक है, तब जो आपके पास डी फाई ई होगा, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, सही से लिख लेते हैं। तो डी फाई ई जो होगा वो बच्चा बराबर हो जाएगा ई डी ए के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा,
ई डी ए के हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स की बात कर लें तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा बच्चा आपके पास फाई ई बराबर इस यहाँ से ई बाहर आ जाएगा। तो होल इंटीग्रेशन डी ए यानी गोला टाइप का मानेंगे तो तो गोले के लिए क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं भैया जो फाई ए होता है वो बराबर होता है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखो बच्चा क्या होगा, फाई ई से फाई बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो हम इसे ओवर करके देखो फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो ई बराबर लिखेंगे, जब ये 4 पाई उधर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में आएगा तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ऊपर है आर स्क्वायर जाएगा बट्टे में तो हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना जब हम गॉसेस थ्योरम की सहायता से निकालेंगे तो फार्मूला सेम आने वाला है। ठीक है, तो फार्मूला सेम आने वाला है लेकिन बस उसका यूज करके करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।